And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 27th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding tourism in Assam, need for a Visit Assam campaign. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. So this article talks about the major setback to tourism industry of Assam because of COVID-19. ऐसा नहीं है कि बस असम के टूरिज्म इंडस्ट्री को सेटबैक लगा है. इनफैक्ट इंटायर वर्ल्ड्स टूरिज्म इंडस्ट्री इज अंडर सेटबैक बिकॉज ऑफ COVID-19. और आप सबको पता ही है दैट टूरिज्म इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर. टूरिज्म सिर्फ टूरिज्म एक्टिविटीज़ से डायरेक्टली एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, बट देयर आर सो मेनी पेरिफेरल एक्टिविटीज़ एज वेल. फॉर एग्जांपल होटल, टूर एंड ट्रेवल्स, हॉस्पिटलिटी. तो इन सब चीज़ों में, इन सारी एक्टिविटीज़ में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. और जब टूरिज्म पूरी तरह से सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ COVID-19, तो ऐसे हालात में ये सारी जो पेरिफेरल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेरिफेरल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब सफ़र कर रही हैं. देखो, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ तो धीरे धीरे अब ओपन की जा रही हैं पूरे दुनिया भर में, इंक्लूडिंग इन इंडिया. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में काम करते थे, दे हैव नाउ स्टार्टेड वर्क फ्रॉम होम. बट द मेजर चैलेंज इज़ कि टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव कर पाना आने वाले टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट अपीयर हो रहा है. क्योंकि आने वाले टाइम में कम से कम 2-3 सालों तक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट नाउ पीपल विल अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवलिंग. तो टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी अ मेजर सफ़रर बिकॉज ऑफ COVID-19. उसका रिवाइवल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और ऐसे हालात में फिर कई सारे लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, दे विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ जॉब लॉसेस. और इस कारण से इस आर्टिकल में सजेस्ट किया जा रहा है कि असम गवर्नमेंट को कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ लेकर के अभी हाल फिलहाल में चलनी चाहिए, जिससे असम के अंदर टूरिज्म को प्रमोशन किया जाना चाहिए. देखो, अब आप भी नहीं तो एटलीस्ट 2 साल 3 सालों बाद तो टूरिज्म पिकअप करेगा. तो धीरे धीरे वो मोमेंटम बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होने देना चाहिए. असम सरकार को कुछ एक एडवर्टीजमेंट, कुछ एक मोमेंटम बिल्ड रखना चाहिए इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, ताकि असम की टूरिज्म पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए. और जब 2-3 सालों बाद जब टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव करे, उसमें असम के पास एक एडवांटेज हो. ये इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है. द आर्टिकल सिंपली सजेस्ट कि माना कि अभी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत डिक्लाइन में है, फिर भी असम गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बिल्कुल ही बैक बर्नर पे रख देना चाहिए, इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना चाहिए. क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, इसलिए टूरिज्म इंडस्ट्री का कम से कम मार्केटिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करते रहना चाहिए, जिससे जब टूरिज्म इंडस्ट्री ओवरऑल पूरे दुनिया भर में रिवाइव हो तो असम के अंदर भी अच्छे से रिवाइव हो. और इनफैक्ट असम को एडवांटेज मिले विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. जैसे कई सारे स्टेट्स, इसी आर्टिकल में उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया गया है कि ऐसे टाइम में भी उड़ीसा एक कैंपेन लेकर के आया है, डिस्कवर उड़ीसा कैंपेन. तो ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स ने बिल्कुल ही टूरिज्म इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट कर दिया. तो वैसे ही असम को एक इस तरह का कैंपेन लेकर के आना चाहिए, विजिट असम कैंपेन. अभी के टाइम में भी जब टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग जीरो पे है, तब भी हमें टूरिज्म इंडस्ट्री को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस. सो सूनर और लेटर व्हेन टूरिज्म इंडस्ट्रीज रिवाइव्स, देयर शुड बी अ रिबाउंड इन द टूरिज्म ऑफ असम. और ऑनलाइन कैंपेन में कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता, इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथडोलॉजी. तो उसको असम सरकार को करते रहना चाहिए और इस तरह का कोई नया इनिशिएटिव विजिट असम कैंपेन टाइप का बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए. It will help in speedy revival of tourism sector of Assam once COVID-19 subsides. So, टूरिज़म इन असम के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ हम देख लेते हैं जो हम अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. You all must be knowing that the state government of Assam is trying to attract more and more tourists in Assam in recent times. कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हाल फिलहाल में. तो आपको पता ही है कि फिल्मफेयर अवार्ड कराया गया है गुवाहाटी के अंदर. अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप भी किया जाना था, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ COVID-19. तो कई सारे एक्टिविटीज़ असम गवर्नमेंट लेकर के आ रही है.
in order to promote tourism in Assam. फॉर एग्जाम्पल कई सारे स्पेशल प्रायोरिटी डेवलपमेंट्स लिए गए हैं ऑफ रिलीजियस टूरिज्म लाइक अम्बुबाची मेला हैज़ बिन नाउ बीइंग प्रमोटेड इन माँ कामाख्या टेम्पल, डोल उत्सव इन बॉरपेटा हैज़ बिन नाउ प्रमोटेड। तो कई सारे एक्टिविटीज़ लिए हैं किए हैं असम सरकार ने हाल फिलहाल में, बट इसके बावजूद भी द टूरिज्म इंडस्ट्री इन असम इज़ येट टू डेवलप। जो असम का पोटेंशियल है, जो उसका फ्लोरास फौनाज है, जो उसका नेचुरल लैंडस्केप है, उस हिसाब से जितना टूरिज्म असम के अंदर होना चाहिए वो पोटेंशियल अभी तक असम रियलाइज़ नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। तो सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड पुअर टूरिज्म इन असम, आप एज इट इज़ इसको याद करके अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो अगर टूरिज्म इन असम पे कोई क्वेश्चन आए तो। सो दीज आर द मेन 5 फैक्टर्स, और ये हमने असम ईयर बुक से लिया है तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। फर्स्ट इज़ द पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक विथ रेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ वन मेजर प्रॉब्लम। लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्रॉब्लम इन टूरिस्ट स्पॉट्स, poor transport facilities in the state itself, lack of publicity of good tourist spots of Assam। उसके अलावा द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ लाइक अल्फ़ा एंड NDFB, उन सब के एक्टिविटीज़ के कारण एंड सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट मूवमेंट्स के कारण भी आसाम के अंदर जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो पूरी तरह से अभी तक रियलाइज़ नहीं हो पाया है। एक बार जरा देखते हैं हाल फिलहाल में जो मेजर इनिशिएटिव लिया है आसाम गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन असम, दैट इज़ अ न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ असम वाज अडॉप्टेड इन 2017। दिस पॉलिसी केम और became effective on 1st January 2018 and it is valid for 5 years, that means it is valid till 2023। आपको एज इट इज़ इस मिशन के स्कीम्स इस टूरिज्म पॉलिसी ऑफ आसाम के अंदर जो भी मिशंस हैं या जो भी प्रोविजंस है उसको एज इट इज़ याद कर लेना चाहिए। इफ़ यू राइट देम एज इट इज़ यू विल फेच गुड मार्क्स। मैं एक बार ब्रीफली रीड कर देता हूँ। द मेजर प्रोविजंस अंडर टूरिज्म पॉलिसी ऑफ असम आर to bring maximum footfalls in Assam, to promote tourism with vigorous massive campaign, to build a global brand of awesome Assam campaign, identify popular tourist destinations and develop infrastructure to promote responsible tourism keeping in mind sustainable development। तो ऐसा नहीं है कि बस टूरिज्म को प्रमोट करना है और हमारे यहाँ के जो लोकल फ्लोराज फौनाज हैं, जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। टूरिज्म को प्रमोट करना है लेकिन दैट टू इन सस्टेनेबल मैनर। उसके अलावा टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड लोकल कम्युनिटीज़ इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म इन असम। द फोकस एरिया शुड बी अराउंड कामाख्या टेम्पल, अम्बुबाची मेला, वन हॉर्न राइनो, टी गार्डन ऑफ असम। वी ऑल्सो नीड टू प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म इन असम लाइक ब्रांड नीलांचल अंडर प्रसाद स्कीम, शंकरदेव ट्रेल लाइक दैट। तो ये सारे कुछ मेजर फोकस एरियाज़ हैं अंडर टूरिज्म पॉलिसी ऑफ असम 2017। इसको आप एज इट इज़ मगअप कर लेना। अब इस आर्टिकल में कुछ सजेशंस दिए गए हैं, तो अगर कभी भी टूरिज्म इन असम और उसके पोटेंशियल पे सवाल आए तो आप कंक्लूजन में या वे अहेड में इस तरह के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि असम के अंदर कई सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिसके पास पोटेंशियल है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का, बस उसको प्रॉपर तरीके से बिल्ड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑफ कोर्स यू नो कि ये गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्वॉल्व्स ए हॉट स्प्रिंग, और हॉट स्प्रिंग आपको पता है इट इन्वॉल्व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर एंड दैट इज़ नोन फॉर इट्स थेरापेटिक वैल्यू। मतलब अगर आप हॉट स्प्रिंग में बात करते हैं तो यू माइट गेट रिड ऑफ सो मैनी स्किन डिजीजेज। ये हॉट स्प्रिंग का पानी स्किन डिजीजेज को हटाने के लिए, दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए असम गवर्नमेंट को। जो हमारे यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इस तरह के जो हॉट स्प्रिंग्स हैं इन कंट्रीज़ लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट किया इन कंट्रीज़ ने। एंड नाउ सच हॉट स्प्रिंग्स हैव बिकम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। आसाम सरकार भी ऐसा कर सकती है। उसके अलावा वी कैन हैव एन ओपनिंग ऑफ एनिमल कॉरिडोर एट काजीरंगा नेशनल पार्क। देयर कैन बी एन आर्ट गैलरी एंड वैक्स म्यूजियम in the vicinity of Dr. Bhupen Hazarika Samadhi Sthal. There can be a water sports resort at Dipor Bill. There can be a world class golf course and tollway cum waterway on Bhoralu River. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं। आप इसको याद कर लो, आप इसको वे अहेड में लिख सकते हो इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लिमिटेड टूरिस्ट और टूरिज्म इन असम सो फार। इसका ये वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन हो सकता है। The next article is taken from international segment. It is about solidarity trials.
So solidarity trials is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखो, पहले समझते हैं कि ये सॉलिडरिटी ट्रायल है क्या। आपने कई सारे हाल फिलहाल में मेडिसिन के नाम सुन रखे होंगे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, लोपेनिविर। कोई कंट्री किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज कर रहा है, कोई दूसरा कंट्री किसी दूसरे को यूज कर रहा है फॉर ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट। तो फिर डब्ल्यूएचओ ने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि देखो, अभी तक तो क्लियर है नहीं कि कौन सी मेडिसिन रियल सेंस में इफेक्टिव होगा अगेंस्ट कोरोना वायरस। अभी तक तो इस्टेब्लिश हो नहीं पाया है। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। क्यों ना पूरी दुनिया भर में एक सॉलिडरिटी डेवलप की जाए, कोऑर्डिनेशन डेवलप की जाए और मिल करके एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इन सारे मेडिसिन की इफेक्टिवनेस डिसाइड की जाए। इस पर्पस से डब्ल्यूएचओ ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है सॉलिडरिटी ट्रायल, जिसमें डब्ल्यूएचओ को हेल्प कर रहे हैं बाकी सारे हेल्थ फील्ड के एनजीओज, इंटरनेशनल एनजीओ जैसे कि लैंसेट, इंडिया से आईसीएमआर भी डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट कर रहा है। इसमें किया क्या जाएगा, दुनिया के लगभग 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज अभी तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर डब्ल्यूएचओ। इसमें होगा क्या कि अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग पेशेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। मेनली 4 तरह के ड्रग्स हैं जिन पे उम्मीद कर रही है पूरी दुनिया कि ये इनमें से कोई एक कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। कुछ एक कंट्री रेमडेसिविर यूज कर रही है, कुछ एक कंट्री हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यूज कर रही है। हमारे यहाँ इंडिया में हम ज़्यादातर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ही यूज कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक कंट्री रोटानवीर एंड उसका कॉम्बिनेशन विथ लोपेनवीर यूज कर रही है। एंड सम अदर कंट्रीज आर यूजिंग रोटानवीर, लोपेनवीर अलॉन्ग विथ इंटरफेरन बीटा ए 1A। तो ये 4 मेडिसिन जनरल चल रहे हैं दुनिया भर में, अलग अलग कंट्रीज अब ट्राई कर रहे हैं। तो अब किया क्या जाएगा कि जो भी कंट्रीज इस सॉलिडरिटी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर डब्ल्यूएचओ, उन सबको मिला करके उनके जो भी पेशेंट्स हैं उनको मिला करके उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। और एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये पहला कॉम्बिनेशन दिया जाएगा रेमडेसिविर का, दूसरे को दूसरा कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, तीसरे को तीसरा दिया जाएगा, चौथे को चौथा दिया जाएगा। और इस तरीके से इफेक्टिवनेस चेक की जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो इफेक्टिव होगा। सो एज आई सेड, ये all critical patients will be classified in 4 groups and all 4 set of medicines will be tested on different groups। कुछ एक पेशेंट्स को ये देके देखेंगे, कुछ एक पेशेंट्स को दूसरा देके देखेंगे और इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर कौन सा मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है। आई सेड इंडिया इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस सॉलिडरिटी ट्रायल। और इंडिया के तरफ से अभी तक 4 हॉस्पिटल्स, one in Jodhpur, another one is Ahmedabad, another one is Chennai and Bhopal have now registered under this solidarity trial of WHO। और आने वाले टाइम में इंडिया की तरफ से कम 35 ऐसे हॉस्पिटल होंगे who will register themselves under solidarity trial। अब जरा न्यूज़ समझते हैं, व्हाट इज़ द करेंट न्यूज़। पहला जो न्यूज़ निकल के आ रही है और पहली जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि इन चारों ही कॉम्बिनेशन में से जो रेमडेसिविर कॉम्बिनेशन है, जो रेमडेसिविर ड्रग्स है, दैट इज़ वाइडली बीइंग डिस्क्राइब्ड एज मोस्ट प्रोमिसिंग। बट टर्म पे ध्यान रखेंगे, मोस्ट प्रोमिसिंग। अभी तक ये कंक्लूजन नहीं है, प्रूफ नहीं हो पाया कि रेमडेसिविर इज़ एक्चुअली वेरी मच बेनिफिशियल अगेंस्ट कोविड-19। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो आउटकम्स निकल के आ रहे उसके बेसिस पे लग रहा है कि इन चारों में सबसे बेहतर रेमडेसिविर ही काम कर रहा है। बट स्टिल दिस इज़ नॉट फाइनल, इट इज़ स्टिल बीइंग कन्फ्लिक्टेड बाय अदर एक्सपर्ट्स। तो इसको अभी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं माना जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरा फैक्ट अभी हाल फिलहाल में निकल के आ रहा है, जो दूसरा न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रहा है वो है दैट WHO's एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर सॉलिडरिटी ट्रायल हैज़ डिसाइडेड टू टेम्पोररीली सस्पेंड पेशेंट्स एनरोलमेंट अंडर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की टेस्टिंग हाल फिलहाल में रोकी जा रही है, उसमें नए पेशेंट्स को अब इनरोल नहीं किया जा रहा है। रीज़न बीइंग ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बाकी सारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसका कोई प्रूव्ड इफेक्टिवनेस अभी तक कोरोना वायरस के ऊपर कुछ खास नहीं दिख पा रहा है। तो इस पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हैज सेड दैट दिस मूव इज़ टेम्पोररी। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO।
और उन्होंने बताया कि देखो अभी के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के अंदर इनरोलमेंट रोक दिया गया है, बट ये हॉल्टिंग टेम्पोररी है। एक बार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की पूरी अच्छे से स्टडी हो जाएगी, देन अगेन इनरोलमेंट अंडर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कैन बी स्टार्टेड एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विल ऑल्सो बी पुट अंडर टेस्ट रिगार्डिंग इट्स इफेक्टिवनेस ऑन कोविड-19। लेकिन हाल फिलहाल में चूंकि उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, इसलिए एक बार प्रॉपर स्टडी की जाएगी उसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हैं, उसके बाद ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की इफेक्टिवनेस ऑन कोविड-19 वापस से उसकी टेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी अंडर सॉलिडरिटी ट्रायल्स। The next article is taken from economic segment. It is about Bank Board Bureau, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. अब ये न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी सरल है। SN राजेश्वरी has been appointed as CMD, Chairman and Managing Director by Bank Board Bureau of India. अब ये न्यूज़ आर्टिकल अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस सिविल सर्विसेज में ना ही यूपीएससी लेवल पे ना ही स्टेट सर्विसेज लेवल पे पूछा जाता है, इतने डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। बट स्टिल आई पिक्ड अप दिस टॉपिक इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो जरा समझते हैं ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है क्या। इट इज़ ए 7 मेंबर ऑटोनोमस बॉडी। इसके एक चेयरमैन होते हैं और जनरली जो चेयरमैन होते हैं ही और सी इज़ अ रिटायर्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड दिस बैंक बोर्ड ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। और अभी के लिए इसके जो चेयरमैन हैं इज़ भानु प्रताप शर्मा, इज़ करेंट चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर बैंक बोर्ड ब्यूरो का मेन काम देखा जाए तो वो ये है कि वह भारत सरकार को रेकमेंड करे कि किन किन लोगों को बैंक्स के अंदर या जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे LIC वगैरह, उसके अंदर जो CMD का पोस्ट है या जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है CEO वाले पोस्ट पे, उस पर किन किन लोगों की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए, दैट रिकमेंडेशन कम्स फ्रॉम बैंक बोर्ड ब्यूरो। सो एक बार जरा ब्रीफली समझते हैं कि आखिर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्यों बनाया गया 2016 में। उसका जरा सा हिस्ट्री देखते हैं। देखो 2015 में एक रिट्रीट कराया गया, एक कॉन्क्लेव कराया गया, सरल शब्दों में बोले तो एक बड़ी सी मीटिंग कराई गई जिसका नाम है ज्ञान संगम 1, क्योंकि ये पहली मीटिंग थी इसलिए उसको बोले ज्ञान संगम 1। उसके बाद 2 साल बाद फिर से हुआ ये ज्ञान संगम 2। सो दिस ज्ञान संगम 1 वाज हेल्ड इन पुणे इन 2015। इट वाज ए लार्ज कॉन्क्लेव जिसमें पब्लिक सेक्टर जो हमारे बैंक्स हैं जैसे SBI, PNB, इन सब के जो चीफ जो हैं डायरेक्टर्स या CMD, उनकी मीटिंग हुई विद द फाइनेंस मिनिस्टर। उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, तो उनके साथ मीटिंग हुई। दैट वाज नोन एज ज्ञान संगम, अ कॉन्क्लेव ऑफ PSBs विद फाइनेंस मिनिस्टर। और इस मीटिंग का मेन पर्पस था इस बात को आइडेंटिफाई करना कि आखिर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्यों उनकी NPAs बढ़ती जा रही हैं। दिस वाज द मेन सेंटर ऑफ कंसर्न और इसको डिस्कस किया गया इन दिस ज्ञान संगम कॉन्क्लेव। और इस पूरे कॉन्क्लेव में एक ही बात सामने निकल के आई, जो बैंक के जो चीफ थे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चीफ हैं CMD हैं, उन्होंने एक ही बात सजेस्ट की कि एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। उनका ऐसा कहना है कि भारत सरकार हर चीज़ कंट्रोल करती है गवर्नमेंट बैंक्स का, हर कुछ तीसरे दिन कोई नया नियम लगा देती है कि अब आप ये एक नया स्कीम इम्प्लीमेंट करो भारत सरकार के लिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप इतने सारे लोगों को इस सस्ते दामों पे लोन दे दो, आप इतने किसानों का लोन माफ़ कर दो। भारत सरकार जो टॉप पोस्ट पे लोग होते हैं बैंक्स के, उनको भी अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही अपॉइंट कर देती है। कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, IRS ऑफिसर, उसको बैंक के टॉप मोस्ट पोस्ट पे अपॉइंट कर देती है। अब उसको बैंकिंग फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी उसको टॉप मोस्ट पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। इस कारण से बैंक्स का परफॉर्मेंस हिंडर हो रहा है। ये एक बात निकल के आई फ्रॉम द ज्ञान संगम रिट्रीट दैट वाज हेल्ड इन पुणे इन 2015। तो इन सारे मुद्दों के कारण जब ये सारे कंप्लेंट्स किए, इन सरल शब्दों में बोला जाए तो ये सारी बातें रेज की गई, इश्यूज रेज किए गए बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक चीफ इन द ज्ञान संगम रिट्रीट। तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कीप इट्स हैंड ऑफ फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज मच एज पॉसिबल। मतलब भारत सरकार कोशिश करेगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एक्टिविटीज़ में कम से कम इंटरफेरेंस की जाए, कम से कम दखल अंदाजी की जाए। और इस ऑब्जेक्टिव से फिर 2016 में भारत सरकार ने एक अलग से एजेंसी बनाई जिसका नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो जरा देखते हैं कि आखिर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो कैसे भारत सरकार का जो इंटरफेरेंस है इन
फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसको लिमिट करेगा, कम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो वाज टू टास्क ऑफ चूजिंग द टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इम्प्रूविंग द गवर्नेंस नॉर्म। देखो, अभी तक जैसे मैंने बताया कि इसके पहले भारत सरकार खुद अपॉइंट करती थी द चीफ्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बिफोर बैंक बोर्ड ब्यूरो, लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो के बाद भी अभी भी भारत सरकार ही अपॉइंट करती है चीफ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो अब बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करता है और बैंक बोर्ड ब्यूरो जनरली जो बैंकिंग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनका नाम रिकमेंड करता है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, और भारत सरकार बस चुपचाप से रबर स्टैंप की तरह उनको अपॉइंट कर देती है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने बहुत हद तक अपना इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कम कर दिया। उसके अलावा बैंक बोर्ड ब्यूरो को यह भी जिम्मेदारी दी गई कि टाइम टू टाइम आप जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको सजेस्ट करें, उनको गाइड करें, उनको मेंटर करें कि कैसे वो अपना फंक्शनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द टू मेन functions of public sector bank: improve the make recommendations regarding appointment of the top leadership and improving the governance norms. It is seen as a step towards increasing public sector banks independence. The main purpose was to separate the day-to-day governance and supervision of the banks from the concern of गवर्नमेंट। भारत सरकार का इंटरफेरेंस फ्रॉम बैंक्स को कम किया जाए। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि भारत सरकार इज़ द ओनर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लेकिन उसको थोड़ा कम करना जरूरी है इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म इन फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Our next segment is the query segment. Today we will discuss the concept of polar vortex. So polar vortex का डाउट रेज किया था कुछ एक स्टूडेंट्स ने, एंड मोस्टली आई बिलीव कि वो सारे स्टूडेंट्स वही लोग हैं। आई थिंक संजीव एंड नीतू राज हैड रेज दिस क्वेश्चन। तो आई मस्ट टेल यू कि देखो, ये जो पोलर वोर्टेक्स का कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, इसको समझने के लिए जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के वो बहुत क्लियर होने चाहिए। तो आप दोनों को तो मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के वो सब पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वेटोरियल एरिया में लो प्रेशर जोन बनता है जिसको इक्वेटोरियल लो भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। उसके अलावा फिर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट होता है जिसको सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। फिर पोलर एरियाज में से थोड़ा दूर पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है जिसको सब पोलर लो कहते हैं। दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट, अदरवाइज फिर ये यहाँ पे इसको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन सारे प्रेशर बेल्ट्स के कारण हमारे यहाँ पे फास्ट मूविंग ग्लोबल विंड्स पैटर्न बनता है। आप देख सकते हैं इसको ट्रॉपिकल स्टर्लीज या ट्रेड विंड्स कहते हैं, ये वेस्टर्लीज या पोलर स्टर्लीज, और इस तरीके से एक पूरा का पूरा साइकिल बनता है। 3 मेन साइकिल बनते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में और ऐसे ही 3 साइकिल बनते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। जो इक्वेटर के पास बनता है साइकिल उसको हेडलेस सेल कहते हैं, उसके बाद जो मेडिटेरियन रीजन में बनता है उसको फेरल कहते हैं, और जो पोलर रीजन में कहता है उसको पोलर सेल कहते हैं। दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। उसके अलावा जो जंक्शन होता है हेडलेस सेल का और फेरल सेल का, उसके जस्ट ऊपर बनता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और वैसे ही जो फेरल सेल और पोलर सेल का जो जंक्शन होता है उसके जस्ट ऊपर बनता है पोलर जेट स्ट्रीम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने ब्रीफली रिवाइज करा दिए। अब ये क्यों होता है इसके डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर वोर्टेक्स। इसका सरल सा, इट इज़ अ फास्ट सर्कुलेटिंग कोल्ड विंड सिस्टम एंड इट इज़ अ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग द अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो लो प्रेशर जोन है एंड इट इज़ अ कोल्ड फास्ट सर्कुलेटिंग विंड इन द लो प्रेशर जोन इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब आपके मन में पहला डाउट आना चाहिए कि सर आपने तो बताया था कि पोलर एरियाज में नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो वहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर रहता है और इस कारण से वहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर रहता है, एंड नाउ यू आर सेइंग कि पोलर एरिया में देयर विल बी लो प्रेशर जोन एंड फास्ट कोल्ड सराउंडिंग विंड्स, फास्ट कोल्ड मूविंग विंड्स, दैट इज नोन एज पोलर वोर्टेक्स। तो ये कैसे, आपने पहले कहा कि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, नाउ यू आर सेइंग दैट देयर आर वोर्टेक्स हैविंग लो प्रेशर जोन। तो इस बात को समझने के लिए देखो इस फिगर पे ध्यान दो। मैंने जब भी आपको बताया ये प्रेशर बेल्ट्स, तो वो हमने प्रेशर बेल्ट की बात की ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे सरफेस के ऊपर देयर विल बी हाई प्रेशर, लेकिन जो ये पोलर सेल है उसके अपर सेगमेंट में यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में देयर विल बी लो प्रेशर।
सो यहाँ पे होगा लो प्रेशर इन द अपर एटमॉस्फेयर, और हम इस लो प्रेशर की बात कर रहे हैं। और जब यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होगा तो आप सबको पता है कि जब जहाँ पे भी लो प्रेशर होता है वहाँ उस जोन में आसपास के रिलेटिवली हाई प्रेशर एरिया से विंड कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे है लो प्रेशर जोन, तो आसपास में रिलेटिवली हाई प्रेशर जोन है, यहाँ से विंड कन्वर्ज करेगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। और चूँकि पोलर एरिया है तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स विल बी हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा कोरियोलिस फोर्स का पोलर एरिया में। तो इस कारण से एक तो विंड यहाँ कन्वर्ज कर रही है और साथ ही साथ कोरियोलिस फोर्स भी बहुत हाई है, तो ये विंड फास्ट सर्कुलेट करने लगेगी। एंड दैट इज वाई वी सेड दैट पोलर वोर्टेक्स इज द फास्ट सर्कुलेटिंग कोल्ड विंड इन अपर एटमोस्फेयर। नाउ आई होप द मैकेनिज्म ऑफ पोलर वोर्टेक्स इज क्लियर कि ये किस तरह का अपर एटमोस्फेयर में फास्ट सर्कुलेटिंग विंड है। Right, it is not right on the earth surface, it is somewhere in the higher atmosphere, upper atmosphere. अब जरा सा इससे रिलेटेड जो करंट न्यूज हैं उसको जरा समझते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना ये जेट स्ट्रीम इस जोन में होता है, जो पोलर सेल और फेरल सेल का जो जंक्शन होता है उसके ऊपर पोलर जेट स्ट्रीम बनता है। अब एक चीज़ तो आपको मैं पहले ज्योग्राफिक बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। देखो कि जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर आएगा उसका क्या मतलब है कि सन जो है वो साउथ हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो रहा है, और जब सन साउथ हेमिस्फेयर में शिफ्ट होता है इसका मतलब है कि ये सारे के सारे प्रेशर बेल्ट थोड़े थोड़े साउथवर्ड शिफ्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट होगा। एंड व्हेन दिस लो प्रेशर बेल्ट विल शिफ्ट साउथवर्ड, दैट मीन्स ये जो जंक्शन है दैट विल ऑल्सो शिफ्ट साउथवर्ड। दैट मीन्स दिस जेट स्ट्रीम विल ऑल्सो शिफ्ट साउथवर्ड। तो जब ये जेट स्ट्रीम इस तरह से साउथवर्ड शिफ्ट होता है तो इस कारण से ये जो पोलर वोर्टेक्स है इसको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है लार्जर एरियाज को कवर करने का। पहले बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम, चूंकि आपको पता है जेट स्ट्रीम भी हाइयर एटमॉस्फेयर में अपर एटमॉस्फेयर में भी फ्लो कर रहा है, तो अपर एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम है, लेकिन जेट स्ट्रीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नॉर्थ पोल के पास में है, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम। इस कारण से पोलर वोर्टेक्स काफ़ी लिमिटेड रीजन में रहता है। लेकिन एक बार जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर है, मतलब ये सारे के सारे प्रेशर बेल्ट साउथवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये जेट स्ट्रीम भी साउथवर्ड शिफ्ट होगा इस फिगर की तरह। उस केस में ये पोलर वोर्टेक्स फैल जाएगा। एंड व्हेन दिस पोलर वोर्टेक्स विल एक्सपैंड, सच कोल्ड winds, cold fast circulating winds will also flow over Canada and some northern part of USA। और उस टाइम में काफ़ी फास्ट कोल्ड सर्कुलेटिंग विंड्स कनाडा में और यूएसए के अंदर नॉर्दर्न साइड में खासकर बहती हैं, जिसको ब्लिजार्ड कहते हैं, और इस कारण से उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। सो ये न्यूज़ पिछले साल इस तरह का ब्लिजार्ड काफ़ी आया था 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नॉर्दर्न प्रोविंस में और कनाडा के अंदर। इस कारण से ये पोलर वोर्टेक्स न्यूज़ में था। हाल फिलहाल में भी ये न्यूज़ में है क्योंकि कुछ एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का मानना है कि पोलर वोर्टेक्स इज़ वन रीज़न बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, बट उनका बस ये मानना है, उन्होंने इस पर कोई एक कंक्लूसिव थ्योरी नहीं दी है, इसलिए इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर वोर्टेक्स इज क्लियर। प्लीज़ लेट मी नो, सिंस इट इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया या नहीं आया। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 381 to 385. Topic number 381 is Sahyog Kaijin. Sahyog Kaijin is a joint exercise between Coast Guards of India and Japan. This the aim of this Sahyog Kaijin is to strengthen the bond between India and Japan. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 382 is about reskilling revolution. World Economic Forum has started reskilling revolution, that is an initiative to provide 1 billion people with better education, skills and job by 2030. India has recently joined this initiative. The scheme aims to future-proof workers from technological change and help economies by providing new skills for fourth industrial revolution. Please attempt this question that is based on this topic.
Topic number 383 is about UNESCO's Creative Cities Network. There are 5 UNESCO Creative Cities Network in India. First one is Mumbai, that is Creative City for Film Creatives. Second one is Hyderabad for Gastronomy. Third one is Chennai and Varanasi for Music. Jaipur for Crafts and Folk. Of course, Varanasi, यहाँ पे repeat कर दिया मैंने, Varanasi is for music. So there are 5 cities known for their Creative Cities Network. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 384 is about Bureau of Energy Efficiency. Bureau of Energy Efficiency is a statutory body under the provision of Energy Conservation Act of 2001 under Ministry of Power. The State Energy Efficiency Index tracks the progress of energy efficiency initiative in the states and union territories based on 97 significant indicators. The index is developed by Bureau of Energy Efficiency in association with Alliance for Energy Efficient Economy. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 385 is about International Maritime Organization, IMO. It is a global standard setting authority for safety, security and environmental performance of international shipping. It is a special agency of United Nations and has headquarters in London. It takes care of all kinds of marine pollution, may it be operational and accidental. Operational marine pollution मतलब मान लो शिप चल रही है, उसके कारण उससे कुछ तो एक पॉल्यूशन निकल के मिलेगा वाटर बॉडी में, ओशन बॉडी में, दैट इज ऑपरेशनल. एक्सीडेंटल मतलब 2 शिप कोलाइड हो गए और उसके कारण ऑयल स्पिल हो गया, दैट इज नोन एज एक्सीडेंटल मरीन पॉल्यूशन. और ये आईएमओ का काम है इन दोनों तरह के मरीन पॉल्यूशन पे को रिस्ट्रिक्ट करना, रेगुलेट करना. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. This is the answer of question number 376 to 380 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 381 to 385 can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.